कुलदीप कुमार, कोंडली विधानसभा दिल्ली से एमएलए, आम आदमी पार्टी का नेशनल स्पोकपर्सन, और आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो विधानसभा है, वो एक रिज़र्व विधानसभा है और मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जो हमारी विधानसभा है वो लगभग 5 लाख की आबादी की विधानसभा है, जहाँ लगभग 2 लाख के आसपास वोट हैं। और 2020 में मैं वहाँ से विधायक चुन के आया था। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल गवर्नेंस से मैं वहाँ के लोगों ने मुझे विधायक चुना था। और बहुत अच्छी विधानसभा है, वहाँ गांव भी हैं, वहाँ फ्लैट्स भी हैं, वहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी हैं, वहाँ स्लम भी है। मतलब हर तरह के लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो फ्लैट्स हों अच्छे अच्छे, चाहे वो कोठियाँ हों, चाहे वो विलेज हो, गांव हो, हर तरह की पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। और उसको हमने पिछले 2020 से उसमें काम करना शुरू किया है। बहुत सारे चैलेंजेस थे, अब उस पर हम काम कर रहे हैं धीरे धीरे, और उनको चैलेंजों से आगे बढ़ के हम उस पर बढ़ने का आगे काम कर रहे हैं। जो हमारा मॉडल है दिल्ली का, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ चाहे स्कूलों की बात करें, पहले स्कूलों की दशा बहुत ख़राब होती थी। आज मेरी विधानसभा में जितने स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी हैं, उन स्कूलों की दशा बहुत शानदार हुई है। पिछले 7-8 वर्षों में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, जब से उन स्कूलों के अंदर बहुत बदलाव हुआ है। अभी मैं आज ही देख रहा था एक डेटा कि मेरे विधानसभा के स्कूलों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने लगभग अगर स्कूल की बात करूं विधानसभा के, तो लगभग 30 से 35 बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जेईई मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ये शानदार बात है कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली में इतना शानदार काम हम लोग कर रहे हैं। और वहाँ पे चाहे हेल्थ की बात करें तो एक मॉडल है दिल्ली के अंदर जिसे मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बोलते हैं, उसका जगह जगह हमने विधानसभा के अंदर वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाएँ, वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएँ, उसके लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक सेटअप हैं। वहाँ लोग जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर, उनके मोहल्ले में उनको दवाइयाँ मिलती हैं, फ्री टेस्ट होते हैं। लगभग 107 टेस्ट से भी ज़्यादा टेस्ट वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। चाहे वो किसी भी तरह का टेस्ट हो, वहाँ से जाएगा, फ्री में कराएगा। ये एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य का मॉडल हमने दिया है। तो हमारी कोशिश है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में अपनी विधानसभा को काम कर शानदार बनाएं। उसका डेवलपमेंट पे जो काम है, रोड का, सड़क का, नाली का, वाटर का, लोगों तक घर घर तक पानी पहुंचाना, ये एक लक्ष्य है। 24 घंटे लोगों घर तक पानी पहुंचाना लक्ष्य है, और उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस डेमोक्रेसी के अंदर जो एक लोकतंत्र है भारत का, ये जो भारत का लोकतंत्र है, सबको बराबरी का हक और अधिकार की बात करता है। और ये जो भारत का संविधान है, ये बिना किसी जाति, धर्म, भेदभाव के सबको बराबरी के, समानता के अवसर देता है। तो ये इसका सबसे खूबसूरत है कि यहाँ पर हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, अपनी बात बोलने की आज़ादी है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, किसी भी संप्रदाय को मानने की आज़ादी है। और यही सबसे खूबसूरत इसका पहलू है कि यहाँ चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे किसी क्षेत्र से आता हो, चाहे कोई छात्र से आता हो, यहाँ सब जब भारत के लोकतंत्र की बात आती है तो वो सबको बराबरी से देखता है। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में लोगों के बोलने की आज़ादी को छीनने का काम किया जा रहा है। इस भारत के लोकतंत्र पे खतरा मंडरा रहा है। राज्य सरकार, जहां इस लोकतंत्र के अंदर एक राज्य में चुनी हुई सरकार एक स्वतंत्र सरकार है, वो इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजन लेने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है अपनी बात रखने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है अपने लोगों के लिए योजनाएं बनाने के लिए। लेकिन आज अगर मैं बात करूं आज की डेमोक्रेसी की, आज के लोकतंत्र की, तो कहीं ना कहीं जो ऊपर बैठी हुई केंद्र में सरकार है, वो राज्य की सरकारों का हनन कर रहे हैं, उनके जो डिसीजन पावर है उसको ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ तक भी हो रहा है कि आज राज्यों के अंदर जो राज्य की सरकार है, उसके डिसीजन ऊपर बैठे हुए लोग ले रहे हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से वहाँ की सरकारों को चैलेंज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारत का लोकतंत्र एक खूबसूरत लोकतंत्र है, लेकिन अगर ऐसे अपवाद इसमें पैदा होंगे तो जो पूरा वर्ल्ड आज भारत के लोकतंत्र की, भारत की डेमोक्रेसी की दुहाई देता है, कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर धब्बा होगा। हमें इस संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, और इस खूबसूरत लोकतंत्र को, इस भाईचारे को ये बना रहे, इस पर हम सबको काम करना है। मैं पहला इलेक्शन लड़ा था 2017 में, म्यूनसिपल काउंसिलर का इलेक्शन था वो, और लगभग वहाँ मुझे 1100 वोट से मैं जीत के वहाँ पे आया था। लगभग 60,000 वोटों पे चुनाव हुआ था। तो 2017 में मैं चुनाव जीता था।
26 ईयर मेरी एज थी उस समय पे जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा। और जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, चीज़ें पता नहीं थी, इतनी सारे लोगों के बीच में सेवा करते थे, काम करते थे उनके बीच में जाके। लेकिन जब पता लगा चुनाव में जाना है तो चुनाव में गए और चुनाव लड़ा, लोगों के बीच में गए, उनको बताया। कहाँ एक तरफ वो लोग खड़े थे जो पिछले 50-50 सालों से पॉलिटिक्स के अंदर थे, कहाँ हम यंगस्टर उठ के कॉलेज की लाइफ से सीधा चुनाव के मैदान में चले गए और लोगों से हमने जो कमिटमेंट किया, लोगों से जो वादा किया, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में आया कि शायद ये लड़का अगर कॉलेज की लाइफ से निकल के यहाँ पे आया है और हमसे जो वादे कर रहा है, जो कमिटमेंट कर रहा है, उसको पूरा करेगा। 2017 में मैं पहला चुनाव लड़ा था और मैं वहाँ से जीत के आया। उसके बाद 5 साल का टेन्योर होता है, 2022 में मेरा टेन्योर ख़त्म होना था। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2020 में एमएलए के लिए मौका दिया, एमएलए का टिकट दिया, मैं वहाँ से एमएलए का चुनाव लड़ा और अभी मैं दिल्ली की विधानसभा का सबसे यंगेस्ट एमएलए हूँ। और 2020 में मैं सबसे यंगेस्ट एमएलए की सूची में मेरा नाम है। मैं 30 साल की उम्र में दिल्ली से विधायक बना था। तो बहुत चैलेंजेस होते हैं जब आप लोग बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, जहाँ पर 5 टाइम एमएलए, 3 टाइम एमएलए आपके सामने हो। जिसको मैं हरा के आ रहा था वो 3 टाइम एमएलए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे थे, लेकिन उनको हराना एक चैलेंज था और हम जैसे यंगस्टर को आना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने लोगों से वादे किए थे, जो अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से कमिटमेंट किए थे, उन मुद्दों पे पहले कोई बात नहीं करता था। हमने उन मुद्दों पे बात करनी शुरू की। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं होता है चुनाव में जाने के लिए, आपके पास उतने धन बल नहीं होता है, उतने आपके पास चीज़ें नहीं होती हैं और आप चुनाव में जा रहे हैं। तो सीधी बात होती है कि आपका कनेक्शन जनता से होना चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। तो हमने 1 टू 1 लोगों से बातचीत की। जहां पहले लोग बड़ी बड़ी रैलियां करके निकल जाते थे, हमने एक नई राजनीति की शुरुआत की जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है। हम 1 टू 1 लोगों के घर डोर टू डोर जाते थे, उनको समझाते थे कि अगर हम लोग आएंगे तो हम आपके लिए ये बेटर काम करेंगे, हम आपके लिए स्वास्थ्य का काम करेंगे, आपके बच्चों के स्कूल अच्छे करेंगे, आपके हॉस्पिटल अच्छे करेंगे, आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, आपको बिजली में फ़ायदा देंगे। तो लोगों को हमारी बात समझ में आती थी। और मुझे लगता है कि उस समय जब हम चुनाव में गए तो कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये बच्चे चुनाव में उठ के आ गए हैं, ये क्या चुनाव लड़ पाएंगे, ये क्या चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपने कहा खूबसूरती क्या है भारत की डेमोक्रेसी की, सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता के पास एक ऐसी ताकत है, वो बड़े से बड़े आदमी को ज़मीन पे ला सकती है और नीचे से बैठे हुए व्यक्ति को आसमान में लेके जा सकती है। उससे बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। और यही इसकी खूबसूरती है कि यहाँ जनता तय करती है कि अगला देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यही इसकी खूबसूरती, और यही खूबसूरती हमारी बनी रहनी चाहिए। और तभी हम भारत को कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसका जो लोकतंत्र है वो सबसे मजबूत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो चैलेंजेस भी थे, लेकिन हमने उनको पार किया। और हमारी आज कोशिश है कि आज जब मैं 3-3.5 साल के बाद यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी ये कोशिश रही है कि जो जो लोगों से वादे किए थे उन वादों को हम पूरा किया है। और उस वादों को पूरा करने के लिए हम लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में रहते हैं। और पहले एमएलएस क्या होता था, लोगों के बीच जीत जाते थे लेकिन जाते नहीं थे। आज हम 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, उनके बीच में काम करते हैं, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि हम एक जगह बैठ के अपने नीचे लोग लगा दिए उनसे काम करा रहे हैं। हम खुद लोगों के बीच में जाते हैं, खुद उनसे बातचीत करते हैं और तब इसलिए लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो मुझे लगता है कि चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन अगर आपकी जो लड़ाई है वो ईमानदारी की हो, सत्य की हो और आप जनता के बीच में सही मुद्दे लेके जाएं, तो मुझे लगता है कि जनता को पसंद करती है, जनता को मौका देती है। इसलिए लोगों ने मुझे 2-2 बार मौका दिया। कोंडली विधानसभा के लोगों ने मुझे 2-2 बार चुनने का, यहाँ आने का मौका दिया, पहले काउंसलर में और फिर उसी विधानसभा से दिल्ली विधानसभा में आने का। देखिए, जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं तो किसी भी पल को बता पाना कि मेरी ज़िंदगी में यादगार पल क्या था, क्योंकि हर दिन एक ऐसी स्टोरी है कि जिसको आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब हर दिन एक ऐसी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, ऐसे लोग आपके पास आते हैं जिनकी आप मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा पल हुआ है कि जब मैं कोई मेरे ऑफिस तक आए, मेरे पास तक आए, उसकी उम्मीद ये हो कि मैं उसका काम कर सकता हूँ और मैं उसका काम कर दूँ किसी के लिए। अगर जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक कोई व्यक्ति था, वो बहुत परेशान था, उसकी वाइफ को कैंसर था, अब उसका इलाज नहीं हो रहा था। वो एक दिन मेरे पास आया, कह रहा मुझे मेरी वाइफ का भैया इलाज नहीं हो रहा है, मुझे उनको गांव लेके जाना है। मैंने कहा आप दिल्ली में रहते हो, गांव क्यों लेके जाना है आपको? कह रहा उसकी बीमारी में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। हमने उसको एडमिट कराया हॉस्पिटल के अंदर। हमारी एक योजना है AWS कैटेगरी की, उससे हमने प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया, वो ठीक हो गई। और एक मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक बार रोड पर जा रहा था, तो रोड पर एक बाइक से रोड पर एक्सीडेंट हुआ और वो एक लड़की थी, शायद कॉलेज की लड़की रही होगी, और उस लड़की का रोड पर एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर यहाँ से फट गया और टांग उसकी बिल्कुल अलग हो गई थी। तो मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी। मैंने उसको उठाया और मैं वहाँ से लेके गया हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल लेके पहुँचे उसको, तो
उसका अगर मैं उस लड़की को बचाना चाहता हूँ तो शायद मुझे 30 से 35 लाख रुपए उसके इलाज में लगते, क्योंकि मैं मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली का बड़ा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ लेके गया। लेकिन दिल्ली में एक स्कीम चलती है फरिश्ते योजना, उस योजना का इतना अच्छा शानदार लाभ है कि जब उस लड़की का मैंने वहाँ ट्रीटमेंट कराया, उसका लगभग 27 लाख रुपए का बिल आया था। लेकिन वो 27 लाख रुपए का बिल फरिश्ते योजना में, क्योंकि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान बच गई, 27 लाख रुपए का बिल उसका जीरो हुआ और उस लड़की की जान बच गई। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जीवन में। एक बच्चा था, वो आईआईटी के अंदर एडमिशन पढ़ रहा था, वो मेरे पास आया, उसने कहा भैया मेरे 10th क्लास के अंदर मुझे आईआईटी कोचिंग लेनी है और मेरे जो 12th क्लास के अंदर मार्क्स हैं उसके मार्क्स थे 95% के आसपास, लेकिन उसके बाद इतने पैसे नहीं थे कि वो आईआईटी की कोचिंग ले पाता। तो वो मेरे पास आया, मैंने उसको लेके गया, मैंने उसका एडमिशन कराया। हमारे पास एक स्कीम चलती है जय भीम मुख्यमंत्री योजना दिल्ली के अंदर, और उस स्कीम के माध्यम से हमने उसकी कोचिंग कराई और आपको जान के खुशी होगी कि उसने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जब हम पॉलिटिकल लाइफ में होते हैं, एक सोशल लाइफ में होते हैं, तो पता नहीं कौन सा मोमेंट आपके लिए ख़ास हो, कौन सा मोमेंट। हर दिन एक नया मोमेंट खड़ा होता है सामने, हर दिन एक नया चैलेंज खड़ा होता है, लेकिन एक सुकून ये मिलता है कि आप जब उस लाइफ के अंदर रहते हैं और आप वहाँ किसी की मदद कर पाते हैं, किसी गरीब की सहायता कर पाते हैं, किसी को इलाज की ज़रूरत है आप उसका इलाज करा पाते हैं, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है आप उसकी पढ़ाई करा सकते हैं। सोशल वर्क में रहने का फ़ायदा यही है कि आप उन लोगों की मदद ले पाते हैं, उनकी दुआएं ले पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं, किसी एक मोमेंट को बताना, किसी एक उसको बताना बड़ा मुश्किल है। तो बहुत सारे मोमेंट मेरी लाइफ में हैं जिनमें मैंने लोगों की मदद की है, लोगों की सहायता की है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि जब आप सोशल लाइफ में होते हैं तो वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं, वो सरकार जो वर्क करती है, अगर वो सरकार की योजनाएं बहुत बेटर हैं तो आपका काम करना, लोगों की मदद करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। हमारे लिए ये चीज़ें आसान इसलिए क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और वो सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीब लोगों की मदद करती है, गरीबों के लिए योजनाएं बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी फरिश्ते योजना, आप किसी स्टेट में देखोगे तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन रोड पे अगर दिल्ली के पेरिफेरी के अंदर, दिल्ली के प्रेमिसेस के अंदर किसी का रोड पे एक्सीडेंट होता है तो आपकी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि दिल्ली में उसका इलाज अगर 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए लगेंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री योजना के तहत, फरिश्ते योजना के तहत उसका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा और उसका पे सरकार करेगी। साथ में जो उसको लेके जाएगा उसको अलग से सरकार इनाम देने का काम करेगी। तो ऐसी योजनाएं जब आपके पास होती हैं, आप किसी बच्चे को आईएएस की कोचिंग करनी है, किसी बच्चे को आईआईटी की कोचिंग करनी है, किसी बच्चे को अगर आईआईटी की कोचिंग करनी है, मेरे फ़ायदा सफाई कर्मचारी थे, मुझे उस समय पे आईएएस की कोचिंग करनी थी, मैं नहीं कर सकता था। फिर मैंने सोचा मैं जर्नलिज्म में जाऊँगा, मीडिया में जाऊँगा, 3 लाख रुपये फीस से नहीं भर सकता था, शायद वो सरकार होती तो मैं कर लेता। आज मैं सैकड़ों बच्चों को करा पाता हूँ, क्योंकि आज वो स्कीम है कि आप 2 या 3 अटैम्प्ट अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट से अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, चाहे वो चाणक्य है, चाहे वो बाजीराव हो, चाहे वो दृष्टि हो, जिसकी फीस 3 से लेकर 5-7 लाख रुपए तक है, सरकार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। तो ये ऐसी योजना जब आपके पास होती है तो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर पाते हैं, और हम इसलिए आज बेटर काम कर पा रहे हैं क्योंकि हम उस सरकार का पार्ट हैं, उस टीम का आज हम हिस्सा हैं जिसका नाम आज पूरे देश के अंदर है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे मोमेंट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपनी लाइफ के अंदर किसी भी इंसान को मतलब स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब आप एक ऑफिस में बैठते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो लोगों की बहुत सारी उम्मीदें आपसे होती हैं, लोग बहुत सारी आपसे उम्मीद रखते हैं, और कभी कभी तो इस हद तक पहुंच जाता है कि आप इतना गुस्सा हो जाओगे कि नौबत लड़ाई झगड़े तक है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि आपका अगर अपने जीवन पे कंट्रोल है, अगर आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हो। मेरा यही सिद्धांत है कि हमें ईमानदारी से काम करना है, हमें सत्य पे काम करना है, और हमें लोगों के लिए काम करना है, और लोगों की लड़ाई को लड़ना है, और सच्चाई की लड़ाई को आगे लड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हम उसी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, और सीधी बात है कि हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल, अपने जीवन पे कंट्रोल, अपने गुस्से पे कंट्रोल लेके चलते हैं, तभी इस पब्लिक लाइफ को हम आगे सर्व कर पाएंगे। अगर हम उससे रोज़ गुस्से में रहें, रोज़ हम उस स्ट्रेस को लेते रहें, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम एक ऐसी लाइफ के अंदर हैं जहां हम लोगों को दे रहे हैं, जहां हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें 24 आवर जनता के लिए काम करने होते हैं। तो ये एक अच्छी फिलॉसफी, इस पर हम काम करते हैं। जब आप अपनी एक सोशल वर्क में हैं, हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं, और उस समय घर वालों को टाइम दे पाना बहुत मुश्किल है।
मतलब मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये एक चैलेंज भी है। मतलब मैं देखूँ तो शायद कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन मैं सुबह घर से 7 बजे ना निकलूँ और रात को 12 बजे घर ना पहुँचूँ। तो उस समय पे अपने बच्चों को टाइम दे पाना, अपनी फैमिली को टाइम दे पाना, वो बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि पॉलिटिक्स की लाइफ सबसे आसान लाइफ होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियन की लाइफ से कठिन लाइफ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अपनी अपनी फैमिली के साथ भी उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, उसकी फैमिली को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने फैमिली को ना टाइम नहीं दे पाता। और ये बैलेंस रख पाना तो बड़ा मुश्किल है कि आप पॉलिटिक्स में भी समय दे पाओ और घर में भी समय दे पाओ, वो बड़ा मुश्किल है। हमारे तो बच्चे भी कभी कहते हैं कि हमारे पापा हमें घुमाने लेके जाते हैं, हमारे पापा कहीं लेके नहीं जाते हैं, स्कूल की पीटीएम मीटिंग में तक नहीं आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि शायद मेरा परिवार एक छोटा सा परिवार है, लेकिन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत बड़ा परिवार है, और हो सकता है उसमें उनकी समस्याएं ज़्यादा हों, उनकी दिक्कतें ज़्यादा हों, तो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली के मेंबर्स, हमारी फैमिली उसमें हमारा सपोर्ट करती हैं, और उनके सपोर्ट के बिना तो हम पब्लिक लाइफ में सर्व नहीं कर सकते। और उनका सपोर्ट है तभी हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ तो रात को 2 बजे घर जाना है, रात को 3 बजे घर जाना है, कभी घर जाना है, किसी का कोई टाइम सेट नहीं है। एक जॉब वाले का व्यक्ति का टाइम सेट होता है, एक ऑफिसर का टाइम सेट होता है, लेकिन पॉलिटिशियन का कोई टाइम सेट नहीं होता है। उसकी लाइफ केवल पब्लिक वर्क के अंदर लोगों की सेवा करने में। अगर रात को 12 बजे भी किसी का कॉल आता है कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं कर रहा है, तो हमें रात में उसको उसके उठ के जाना पड़ेगा। तभी एक अच्छे हम आप कह सकते हो कि तभी हम एक अच्छे एमएलए हैं, तभी एक हम अच्छे पब्लिक सर्वेंट हैं। तो उसमें बैलेंस रख पाना तो मुझे लगता है चैलेंजिंग है। मैं भी सुनने आया हूँ यहाँ पे, देखता हूँ सुनूंगा कैसे लोग बैलेंस रख पाते हैं। मैं तो नहीं रख पा रहा, लेकिन लोग कैसे रख पाते हैं ये भी एक सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, कि लोग पता लगेगा कि बाकी पॉलिटिशियन अपनी लाइफ को कैसे रख पाते हैं। शायद मैं नहीं रख पा रहा हूँ, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, और मुझे लगता है कि इस पर हमें अभी सीखने की जरूरत है। आजकल जब आप किसी भी सोशल मंच पे जाते हो, बहुत सारे सामाजिक मंच होते हैं, जैसे आपका भी एक सामाजिक मंच है, और यहाँ पर लेजिस्लेटर को आपने बुलाया हुआ है, विधायकों को आपने बुलाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे सामाजिक मंच होते हैं। वो लोग एक बात कहते हैं यार पॉलिटिक्स वालों को नहीं बुलाना, पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना। तो जो यंगस्टर है ना, वो पॉलिटिक्स से दूर भाग रहा है। और मैं कहता हूँ कि अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, बेसिकली आपके घर में रसोई की गैस कितने रुपए का आएगा, आपके घर में आटा कितने रुपए का आएगा, आपके बच्चे की कॉलेज की फ़ीस कितने रुपए होगी, आपका बच्चा कॉलेज की फ़ीस भर पाएगा नहीं भर पाएगा, उसकी फ़ीस क्या होगी, आपका ट्रैवल का किराया क्या होगा, ये सब चीज़ें अगर कोई तय करता है, पॉलिटिक्स तय करती है। देश की पार्लियामेंट तय करती है, देश की विधानसभाएँ तय करती हैं। तो जब विधानसभाएँ पार्लियामेंट तय करती हैं, और अगर आज का यंगस्टर उससे दूर भाग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब वो ये कहता है कि यार ये राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, इन लोगों ने ये नहीं किया, इन लोगों ने वो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में आइए। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लोगों की सेवा करने का, सोसाइटी को मदद पहुंचाने का, और एक साथ बहुत सारे बेनिफिशरी को फ़ायदा पहुंचाने का। इससे अच्छा मंच आपको कभी नहीं मिल सकता, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म को आपको कभी नहीं मिल सकता, जहां आप एक साथ लाखों, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख लोगों को एक साथ बेनिफिट पहुंचा सको, एक साथ उनको सहायता पहुंचा सको। अगर आप चाहते हो कि देश आगे बढ़े, अगर आप चाहते हो कंट्री आगे बढ़े, हम आज एक डेवलप कंट्री बने, तो निश्चित रूप से देश में युवाओं को आगे आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में भाग लेना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो कहते हैं पॉलिटिक्स गंदगी है, इस गंदगी को साफ कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर हम लोग भी नहीं आए होते, हम लोग नहीं थे पॉलिटिशियन, हमारे फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना हमारे पिताजी पॉलिटिशियन थे, ना हमारे परिवार के लोग पॉलिटिशियन थे, लेकिन हम आए ना पॉलिटिक्स के अंदर, हम इसलिए आए क्योंकि अगर हम दूसरे को दोष देते रहेंगे तो हम कब आएंगे। लेकिन आज हम आए तो हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया, हमने एक प्लेटफॉर्म लोगों को दिया, हमने बताया कि दिल्ली लोगों का किसी बच्चे की पढ़ाई भी पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री हो सकती है। हमने उसको बताया कि कैसे सरकारी स्कूल का मॉडल ठीक हो सकता है। हमने उसको कैसे बताया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला जो बच्चा ये समझता है कि भाई मैं तो कुछ बन ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पिताजी तो इलेक्ट्रीशियन है, मेरे पिताजी ऑटो वाले हैं, मेरे पिताजी सफाई वाले हैं, जिसका सपना होता था आईटीआई में जाने का, उसको सपने को हमने बढ़ाया, आज वो आईटी में जा रहा है। तो जब तक आप नहीं आएंगे, तो मैं सभी यंगस्टर से कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिक्स आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है।
इस राजनीति में आपको आना पड़ेगा। इस गंदगी को आप घुस के ही साफ कर सकते हो। बाहर खड़े रहकर उसको दोष देना, तो उसके भी आप उतने हिस्सेदार हो, उसके आप भी इतने भागीदार हो जितने वो लोग हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंज हो, कुछ बदलाव हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, अच्छा हेल्थ मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, तो आपको उसके अंदर आना पड़ेगा, वरना आप फिर वही बेरोजगारी का रोते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आप ग्रेजुएशन करके जाओ, एक अच्छा कोर्स करके जाओ और आप डिग्री लेके बैठो और डिग्री लेने के बाद आपको जॉब ना मिले, तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा जहाँ आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। देखिए, मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से विधायक आए हैं और सबके अपने एक्सपीरियंस हैं। मैं फर्स्ट टाइम का एमएलए हूँ, हो सकता है यहाँ कोई 5 टाइम का एमएलए आया हो, 7 टाइम का एमएलए आया हो और अलग अलग प्रदेश से लोग आए हो। तो मैं एक एज ए एमएलए, हमारी इतनी बिजी लाइफ है कि हम शायद पड़ोस वाले एमएलए से भी ना मिल पाते हैं और मिलना बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालना है, आपको अपने लोगों को संभालना है। लेकिन अगर आज इस मंच ने एक ऐसा मंच दिया है जहां लोग दूसरे राज्य के एमएलए से भी मिल पाएँ, उनसे भी एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ, और बेसिकली सबका मोटिव एक ही है। हमारा मोटिव है कि हम कैसे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बेटर सॉल्यूशन दे पाएँ, बेटर सेवाएं दे पाएँ, बेटर सर्विसेज दे पाएँ, हम कैसे उनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएँ। हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है। तो उसका अगर हमें अपने लोगों का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे एजुकेशन में अच्छा ले कर सकते हैं, तो उसके लिए अगर हमें करना है तो निश्चित रूप से हम सबको एक दूसरे के जो उनका एक्सपीरियंस है उसको लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये एक शानदार मंच है जहां हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जहां हम दूसरे के एक्सपीरियंस ले सकते हैं, सीख के जा सकते हैं। बेसिकली इसका फ़ायदा किसको होगा? मुझे इतना लगता है कि इसका फ़ायदा अगर किसी को होगा तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को होगा, मेरी विधानसभा के लोगों को होगा, और जो अन्य प्रदेशों से अन्य विधानसभा लोग आएंगे उनके विधानसभा के लोगों को होगा। वो एक दूसरे एमएलए मिलेंगे, वो समझेंगे उनके यहाँ डेवलप का वर्क कैसे होता है, उन्होंने क्या अच्छा किया है। हमने जैसे मुझसे भी कई सारे एमएलए अलग अलग उसके मिले, उन्हें लगा हम दिल्ली से, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका एजुकेशन मॉडल ठीक कैसे हुआ। मैंने उनको बताया हमने कैसे ठीक किया। वो पूछते हैं मोहल्ला क्लिनिक आपके यहाँ कैसे बना, हमने उनको बताया मोहल्ला क्लिनिक कैसे बना। तो काफ़ी सारी चीज़ें उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस संस्था का, जिन्होंने एनएलसी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को, चाहे वो डिफरेंट पार्टीज़ के लोग हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर आके अपनी बात रखने का, यहाँ पे आके मिलने का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट के बारे में बात करने का। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा अगर किसी को होगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को होगा और हम उनके लिए और बेटर काम कर पाएंगे।